तो आज हम लोग पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो बूलियन फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। एक तरह बूलियन फंक्शन यहाँ पे x1 x2 x3 xn दिया हुआ है, मतलब को कितना भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। जनरली हम लोग ए बी कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ जी एच लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे बूलियन फंक्शन को। इसको रिप्रेजेंट करने का मेनली दो तरीका है इसे। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ। तो हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पहले देख लेते हैं। इसको हम लोग डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का समेशन इसमें रहेगा। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एफ ए बी सी, ये तीन वेरिएबल, यहाँ पर तीन वेरिएबल है, बूलियन फंक्शन है, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी दिया हुआ। तो ये पहले क्या है, इसका प्रोडक्ट है, उसके बाद इन दोनों का क्या किया गया है, सम किया गया है। पहले प्रोडक्ट है, इसके बाद इन दोनों का सम किया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का सम। तो इस तरह से है। तो ये हमारा हो गया है नॉर्मल फॉर्म, हो गया है नॉर्मल फॉर्म, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोल सकते हैं इसको। जिसकी ए बी सी, इसमें तीन वेरिएबल है, ए भी है और बी भी है और इसमें सी भी है। तो यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, इसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, मतलब एंड में भी है बी प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू, या एंड बोलते हैं इसको, बी प्लस सी। ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा, जैसे कि हम बताए थे पिछले वीडियो में, देख सकते हैं कि ये इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि इसका ये बी है तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बी हो गया। इस तरह से इंटरचेंज हो जाता है। अगर उतना नहीं समझ तो ये नॉर्मल अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम का, यानी सम का प्रोडक्ट। यहाँ पर पहले समेशन किया हुआ है इन दोनों का, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन दोनों का समेशन के इसके बाद क्या किया गया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट सम नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, अब इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम भी आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिसजंक्टिव कैनोनिकल फॉर्म। वहाँ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोले थे, यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम लोग कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। तो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म लिखने के लिए आता है एग्जाम में कि कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म क्या है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेड सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और सम का एक्सपेंडेड वर्जन है ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये या कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट बोलो या कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात हुआ। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहाँ पर हम देखिए एक्सपेंडेड सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है ए बी सी वेरिएबल में, एग्जाम्पल से समझाएंगे, तो उसको एक्सपैंड करके जो लिखा जाता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड सम प्रोडक्ट। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में ईच प्रोडक्ट टर्म, मतलब हर एक प्रोडक्ट का टर्म, ऑल द वेरिएबल कंटेन ऑल द, मतलब कि अगर तीन वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल उसमें मौजूद रहना चाहिए, या वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सम। एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ए बी सी, अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि ये दिया हुआ था, ये था प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट का सम है, नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है, नॉर्मल फॉर्म या कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो बोले थे, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, ये
सम ऑफ प्रोडक्ट का। अब इसको एक्सपैंड करना है ताकि स्टैंडर्ड में हो या कैनोनिकल फॉर्म में हो, ठीक है। तब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? एक्सपैंड ऐसे करना है, इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और बताएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल, अगर तीन वेरिएबल तो तीनों वेरिएबल होना चाहिए, या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंट। तो इस टर्म में देखते हैं, इस टर्म में, इस प्रोडक्ट टर्म में देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी है, इसमें सी नहीं है, ठीक है। सी ना ही कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ना ही अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट दोनों में रहें, लेकिन किसी एक में रहना चाहिए। लेकिन इसमें सी मौजूद नहीं है, इसमें ए नहीं मौजूद है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते या कैनोनिकल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट ऐसा करेंगे ताकि इसका वैल्यू जो हो वो चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू वन, ठीक है। वन से करेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी ही बचेगा, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे वन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। अब ये है कि वन पहले क्यों लिखे, वो बाद में क्यों समझ में आ जाएगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखे हैं तो ये हो जाएगा सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट सी है तो इसको ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है, वन के बराबर होता है। अब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा रहेगा, इसको उतार दिए, ए वन के जगह हम लोग ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं, इसके लिए। अब यहाँ ए प्लस ए क्यों लिखे हैं, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें सी मौजूद नहीं है, इस वजह से हम लोग इसमें सी को लाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, और इसमें ए नहीं है तो ए को लाने के लिए, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग सी तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं ताकि इसका वैल्यू क्या हो, वन के बराबर हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग इंटू करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो हम बताए थे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एक बार होगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब इससे देखते, एक बार इसको इस दोनों से करेंगे, फिर एक बार इसको इस दोनों से, तो हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये कैनोनिकल या स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म दोनों बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या हो, हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल है। क्यों तीनों वेरिएबल, क्योंकि जो फंक्शन है वो तीन वेरिएबल का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कि अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी का एक पार्ट बोल सकते हैं मीन टर्म, जो कि इम्पोर्टेंट है, मीन टर्म, ठीक है। तो मीन टर्म क्या होता है, मीन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट का ही एक बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड एक टर्म है मीन टर्म, जिसे बोलते हैं। इसको डिनोट कर सकते हैं m0 m1 m2 m3 ऐसे करके, जितना अगर रहेगा फंक्शन उतना हम लोग इसको दिखाएंगे, जितना टर्म रहेगा तो उससे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें जो सफिक्स मतलब ये जो 0 1 2 3 है, वो क्या बताता है, वो डेसिमल कोड ऑफ कॉम्बिनेशन बताता है, वो उस टर्म का वैल्यू बता रहा है कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। ईच टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल, ठीक है। हर, इसमें भी उसी तरह से कैनोनिकल फॉर्म, जैसे कि हर एक टर्म में क्या होना, तीनों वेरिएबल होना चाहिए, तभी इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे मैक्स टर्म या मिन टर्म में नहीं लिख सकते। दो तरीके का टर्म होता है, मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म कॉस्ट से रिलेटेड है, ये सॉफ्ट से रिलेटेड है, ध्यान देना, ठीक है। ये सॉफ्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग मिन टर्म इसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए वेरिएबल टर्म कैन हैव इन ऑल 2 का पावर n मिन टर्म, मतलब 2 का पावर n वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन इतना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर 3 वेरिएबल लेते हैं तो 2 की पावर में 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 वेरिएबल क्या होगा, 8 तरह का वेरिएबल मीन टर्म होगा हमारा, ठीक है। 2 के पावर n टर्म है तो 3 अगर वेरिएबल लेते हैं तो इतना तरह का मीन टर्म होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर 3 वेरिएबल है तो मीन टर्म क्या क्या हो सकता है, हम बोलते हैं
तो M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। अभी M0 का वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर M0 का वैल्यू क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से 1 का A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के को हम लोग क्या करेंगे, एज अ 0 डिनोट करेंगे, और जो अनकॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको हम एज अ 1 करेंगे मीन टर्म के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, मीन टर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट को 0 और अनकॉम्प्लीमेंट को 1 से हम लोग ऐसे समझने के लिए दर्शाते हैं। तो जैसे ये 0 0 0, अगर A0, ये 0 और ये, एक बात और है, अगर FABC लिखा हुआ है, FABC है, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, ये अपर है, ये लोअर है। ठीक है, यहाँ ABC है तो ये अपर है, ये लोअर है। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0, क्योंकि सारा कॉम्प्लीमेंट है, जो 0 0 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है बाइनरी में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, 0 0 1, क्योंकि C 1 नहीं है, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 0 0 1 का वैल्यू बाइनरी में क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 क्या दर्शा रहा है, ये, इसलिए हम लोग इसको A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C लिखे हैं। ठीक है, अगर दो वेरिएबल का दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, M0 का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से M1 का A कॉम्प्लीमेंट, B M1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है। उसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, 0 1 0, ये इसका क्या होता है वैल्यू, बाइनरी में 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से सारा लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, 0 1 1, इसका वैल्यू 3 होता है। ठीक है, उस तरह से ये भी और ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और इसमें इसके बारे में देख लेते हैं कि द सम ऑफ मीन टर्म किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड पॉज के बराबर होता है। कि समेशन ऑफ मीन टर्म, अगर स्टैंडर्ड पॉज को लिखने का तरीका भी मीन टर्म के रूप में एग्जाम्पल अगर देंगे हम तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग मीन टर्म यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड पॉज को। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल है मीन टर्म लिखने का तरीका कैसे, कि मीन टर्म में दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा, और कैनोनिकल फॉर्म में। स्टैंडर्ड कैनोनिकल क्या होता है, दोनों बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है शुरू से जो देते आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल था, शुरुआत में भी यही दिए थे, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस B कॉम्प्लीमेंट C, ये नॉर्मल पॉज फॉर्म या डिसजंक्टिंग पॉज फॉर्म जो बताए थे। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट सॉफ्ट फॉर्म होगा, गलत हो गया। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट का सम। ठीक है, नॉर्मल सॉफ्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म। तो ये तो इसे कन्वर्ट कर दिए थे, बताए थे कि C प्लस C बार C कॉम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इसमें C नहीं है, इसमें A नहीं है, तो A प्लस A कॉम्प्लीमेंट लेके ये टर्म निकाल लिए थे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, इस तरह से इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर उधर क्यों लिखे हैं कि इसमें देखना है इसका वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, 0 1 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह से ये 0 1 1, क्यों, कॉम्प्लीमेंट को 0, B को 1, इसका वैल्यू क्या होता है, 3। इस तरह से 0 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1 0 1, इसका क्या होगा 5 होगा, 2 3 1 5। तो 4 तरह का टर्म है, 2 3 1 5। हम बताए हैं इसको, इसको कैसे लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है मीन टर्म के रूप में। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या कैनोनिकल फॉर्म हो गया, मीन टर्म के रूप में लिखने के लिए इसका वैल्यू दिखाना होगा। तो इसका वैल्यू 2 है, यानी M2। ठीक है, तो ये M2 है, ये M3 है, ये M1 है और ये M5 है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको 1 यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर 2 वाला लिख दिए हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ वाला 5, इसको अलग करके अच्छे से लिख दिए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि यहाँ समझने में आसानी हो। तो ये हम बताए थे M1 होगा, ये M2 होगा और ये M3। तो समेशन में लिखते हैं इस तरह से, मीन टर्म में हम लोग क्या बुलियन फंक्शन को मीन टर्म के रूप में इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर मीन टर्म के बारे में भी पढ़े हैं, तो बुलियन फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट मीन टर्म से भी करते हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सॉफ्ट से, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मीन टर्म किससे रिलेटेड है, सम ऑफ प्रोडक्ट।
तो जो ये कैसे लिख सकते हैं, जब तक कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में नहीं लिख लेते तब तक मीन टर्म के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और भी तरीका है लिखने का, मीन टर्म को, बुलियन फंक्शन को मीन टर्म के रूप में लिखने का एक और तरीका ये है, समेशन ऑफ एम कर देंगे और इसका जो भी वैल्यू है, जो भी डिनोट करता है सफिक्स, उसको एक साथ अंदर में ब्रैकेट के अंदर में कॉमा करके लिख लेते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। ये मीन टर्म कैसे 1 2 3 5 कैसे लिखे, तो यहाँ पे भी बताए थे कि ये जो वैल्यू है m1 का a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c होता है, कब, जब a b c वेरिएबल रहेगा तो यहाँ पर क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, इसलिए यहाँ m1। उसी तरह से m2 m3 m5। अगर नहीं समझ में आता है तो हम बताए थे कि जो कॉम्प्लीमेंट इसको 0 0 1 करके देख लेते हैं कौन सा टर्म बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैक्स टर्म और पॉज के फॉर्म के बारे में डिटेल्स।